साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक अध्ययन के अनुसार यूरोप और पश्चिमी साइबेरिया की परमाफ्रॉस्ट पीठभूमि टिपिंग पॉइंट के करीब पहुँच गई है। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब ऐसा चेंज जिसके बाद आप फिर से रिवर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक, एक परमानेंट टाइप का चेंजिंग हो जाएगा। देखिए, हाल ही में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि वर्ष 2040 तक, कब तक? 2040 तक उत्तरी यूरोप इतना नम और गर्म हो जाएगा कि यहाँ परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। परमाफ्रॉस्ट होती क्या है? तो ये पीठभूमियाँ एक प्रकार की जमी हुई या हिमीकृत भूमि होती हैं, अर्थात कह सकते हैं बर्फ से ढकी हुई या बर्फ की भूमि कह सकते हैं। इसके नीचे अत्यधिक मात्रा में कार्बन का भंडार या संग्रह मौजूद होता है। यदि जलवायु परिवर्तन से निपटने के सामान्य प्रयास ही किए जाएंगे तो वर्ष 2060 तक यूरोप और साइबेरिया की 75% परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियों का विनाश हो जाएगा या हो सकता है। पीठभूमियों के बारे में बात करें तो पीठभूमियाँ एक प्रकार की आर्द्र भूमियाँ होती हैं। पीठभूमि का आश पीठ मृदा और उस पर विकसित आर्द्रभूमि पर्यावासों से है। कुछ पीठभूमियाँ जमी हुई भूमि या परमाफ्रॉस्ट के नीचे दब गई हैं और वे परमाफ्रॉस्ट पीठभूमियों के रूप में मौजूद हैं। ये अलास्का, कनाडा, रूस के उत्तरी इलाकों और उत्तरी यूरोप के कुछ हिस्सों में पाई जाती हैं। वह क्षेत्र जो कम से कम लगातार 2 वर्षों से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर पूरी तरह से जमी हुई अवस्था में है, उसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो परमाफ्रॉस्ट के उसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये देखिए, निम्नलिखित के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। किसके लिए? पहला, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने और कम करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए, बाढ़ के जोखिम को कम करने के लिए, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए। पीठभूमियाँ कुल वैश्विक स्थलीय क्षेत्र के केवल 3% भूभाग पर ही विस्तृत हैं, लेकिन इनमें विश्व के वनों की तुलना में लगभग 2 गुना कार्बन का भंडार मौजूद है। खतरे क्या हैं? कृषि कार्य के लिए जल निकासी और वन भूमियों को जलाना, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, पीठ खनन के कारण विनाश कैसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब जो है कुछ इसके खतरे हैं। वैश्विक पीठभूमि महत्व की पहल की बात करें, ग्लोबल पीटलैंड्स इनिशिएटिव के बारे में। वर्ष 2016 में मराकेश में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के समय इसको आरंभ किया गया था। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के रूप में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय ऑर्गेनिक कार्बन भंडार के रूप में मौजूद पीठभूमियों का संरक्षण करना है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन आधारित एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल FCEV जो है टोयोटा मिराई को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, टोयोटा मिराई क्या है? यह एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन पर आधारित है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। इसका उद्देश्य देश में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित पारितंत्र तथा इकोसिस्टम का निर्माण करना है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? इसका उत्पादन नवीकरणीय विद्युत का उपयोग करके जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पृथक करके किया जाता है। यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करके स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देगा। इस प्रकार यह वर्ष 2047 तक 2047 तक भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। कब तक? 2047 तक, 2047 तक। अब बात करते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है टोयोटा मिराई। इसके बारे में बात करें तो ये फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल होते क्या हैं? तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक वाहनों के समान एक प्रणोदन प्रणाली प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इसके तहत हाइड्रोजन के रूप में भंडारित या संग्रहित ऊर्जा को फ्यूल सेल द्वारा विद्युत में बदला जाता है। पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन वाले वाहनों के विपरीत इनसे किसी भी प्रकार का हानिकारक उत्सर्जन नहीं होता है। फ्यूल सेल कैसे काम करते हैं? वाहनों में उपयोग किए जाने वाले अधिकांश फ्यूल सेल पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन PEM फ्यूल सेल होते हैं। देखिए, जो PEM अर्थात पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड अर्थात कैथोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिसे एनोड कहते हैं के बीच इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन होता है। हाइड्रोजन को एनोड में प्रवेश कराया जाता है और ऑक्सीजन को, देखिए,
हाइड्रोजन को एनोड में प्रवेश कराया जाता है और ऑक्सीजन, हवा से ऑक्सीजन लिए जाते हैं, को कैथोड में प्रवेश कराया जाता है। फ्यूल सेल उत्प्रेरक, फ्यूल सेल कैटलिस्ट में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया के कारण हाइड्रोजन अणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विखंडित हो जाते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे को 37 ईयर्स के लंबे इंतजार के बाद अब जलाया जाएगा। देखिए, भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UCIL ने इसके 337 टन जहरीले खतरनाक कचरे को इंदौर के पीथमपुर औद्योगिक के क्षेत्रों में एक भस्मक में जलाया जाएगा। वर्ष 1984 में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के प्लांट से लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का रिसाव हुआ था। इसके बाद इस कचरे को UCIL यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड प्लांट में ही डंप कर दिया गया था। इस प्लांट में डंप किए गए जहरीले कचरे ने प्लांट के अंदर और आसपास के भूजल को दूषित कर दिया। इसके चलते इस प्लांट के आसपास रहने वाले कई लोग दीर्घकालिक रोगों, क्रोनिक इलनेस से अभी भी पीड़ित हो रहे हैं। वर्ष 1984 में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक रसायन का रिसाव हुआ था। इसने भोपाल शहर को एक विशाल गैस चैम्बर में बदल दिया था। यह भारत की पहली बड़ी औद्योगिक त्रासदी रही है। जो मिथाइल आइसोसाइनेट है, ये एक जहरीली गैस होती है। यह जो रसायन है, यह ऊष्मा के प्रति अत्यधिक अभिक्रियाशील, हाईली रिएक्टिव है। जल के संपर्क में आने पर मिथाइल आइसोसाइनेट के यौगिक आपस में अभिक्रिया करते हैं, जिससे ऊष्मा अभिक्रिया, हीट रिएक्शन आरंभ हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनेट का उत्पादन नहीं किया जाता है, परंतु अभी भी इसका उपयोग कीटनाशकों में किया जाता है। मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आने के तत्कालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में जो शामिल है, उसमें है आपका अल्सर, फोटोफोबिया, श्वसन संबंधी समस्याएं, एनोरेक्सिया, लगातार पेट में दर्द होना, आनुवंशिक समस्याएं आना इत्यादि जो है स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव इसमें दिखाई पड़ते हैं। इसके दीर्घकालिक स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों में क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस अर्थात दीर्घकालिक नेत्र श्लेष्म लाशोध, फेफड़ों को हानि, गर्भपात की दर में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि आदि शामिल हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं रासायनिक आपदाओं से निपटने के लिए जो तंत्र मौजूद हैं उनकी। MC मेहता बनाम भारत संघवाद 1987 ओलियम गैस रिसाव मामला। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सख्त दायित्व के नियम सिद्धांत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल्स को अपर्याप्त पाया। इसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण दायित्व का सिद्धांत एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल लागू किया। पूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या है? इसके तहत अदालत ने माना कि खतरनाक अर्थात हैजार्डस रसायनों का उत्पादन करने वाली कंपनी किसी भी प्रकार की रियायत का दावा नहीं कर सकती है। कंपनी को अनिवार्य रूप से मुआवजा देना होगा, चाहे आपदा उसकी लापरवाही के कारण हुई हो या नहीं। दूसरा है रासायनिक दुर्घटनाएं, आपातकालीन योजना तैयारी और प्रतिक्रिया नियम 1996। ये नियम रासायनिक आपात की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बनाए गए हैं। तीसरा है खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989। ये नियम खतरनाक अर्थात जहरीले रसायनों से जुड़े सुरक्षा और पर्यावरणीय पहलुओं से निपटने के लिए बनाए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं केरल कार्बन तटस्थ कृषि, कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग पद्धतियों को अपनाने जा रहा है। केरल चुनिंदा स्थानों पर कार्बन तटस्थ अर्थात कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धतियों को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। इसके लिए केरल ने अपने बजट 2022-23 में 6 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए हैं। अब बात करते हैं कार्बन तटस्थ कृषि होती क्या है। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग, इसका आशय कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यानी कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के संदर्भ में है। खेती से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की मात्रा को ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण द्वारा संतुलित करने से, मतलब खेती करने से जितनी ग्रीन हाउस गैस निकलेंगी उसका अवशोषण कर लेना। इससे निवल शून्य अर्थात नेट जीरो की स्थिति पैदा हो जाती है। फलतः जलवायु तटस्थ प्रणाली सुनिश्चित होती है। अब बात करते हैं कार्बन तटस्थ कृषि की आवश्यकता क्यों है। पहला, इसमें कृषि के वर्तमान कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की क्षमता है। कृषि क्षेत्र का कार्बन फुटप्रिंट सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 12% है। मतलब जितना आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है उसका 12% कृषि क्षेत्र से होता है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। साथ ही यह मृदा में कार्बन के भंडारण या संग्रहण में सहायता करती है। ऐसी कृषि से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित और कम किया जाता है
और खाद्य उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे मृदा की उर्वरता और पोषक तत्वों को बनाए रखने की क्षमता में सुधार होता है। इसके परिणाम स्वरूप फसल के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं कार्बन तटस्थ कृषि रणनीतियों की। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कार्बन उत्सर्जन से बचना, कार्बन उत्सर्जन में कमी करना या कार्बन सिंक को बढ़ाना, ये 3 इसमें रणनीतियां हैं। कार्बन उत्सर्जन से बचने में क्या क्या करते हैं, नवीकरणीय उत्पादन को बढ़ावा देना, नुकसान में कमी करना, सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। उत्सर्जन में कमी कैसे कर सकते हैं, ऊर्जा एवं अन्य इनपुट्स के द्वारा, आंतरिक किण्वन, मृदा और खाद्य प्रबंधन द्वारा, भूमि उपयोग और इसमें बदलाव के माध्यम से। तीसरा, कार्बन सिंक को बढ़ाना कैसे कर सकते हैं, भूमि उपयोग और इसमें बदलाव के माध्यम से कार्बन सिंक को बढ़ाया जा सकता है, मतलब कार्बन को कैप्चर करने की जो क्षमता है। भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों की यदि बात करें तो नाइट्रोजन उर्वरकों का अधिक कुशलता से उपयोग किया जा रहा है। जुताई रहित कृषि, जीरो टिलेज फार्मिंग पद्धतियों को अपनाया जा रहा है और कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए धान की खेती संबंधित जल प्रबंधन में सुधार किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। संसदीय पैनल द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। यह रिपोर्ट मनरेगा अधिनियम का एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करती है। साथ ही इसमें मनरेगा अधिनियम से संबंधित प्रमुख चिंताओं और सुझावों को रेखांकित किया गया है। इन रेखांकित मुद्दों में शामिल है फर्जी जॉब कार्ड बनना, व्यापक भ्रष्टाचार, मस्टर रोल को देर से अपलोड करना, मजदूरी और सामग्री के लिए देर से भुगतान, अपर्याप्त वित्त पोषण इत्यादि इसमें कुछ रेखांकित मुद्दे हैं या चिंताएं हैं। इस रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों की बात करें तो मनरेगा के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन हो ताकि साल के बीच में फंड की कमी को रोका जा सके। दूसरा, मजदूरी के भुगतान में विलंब को रोकना चाहिए। इसके लिए समय पर फंड जारी करने के लिए राज्यों के साथ प्रभावी समन्वय भी करना चाहिए। तीसरा, मजदूरी दर को मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ जोड़कर उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। चौथा, देश भर में एक समान मजदूरी और गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए। पांचवा, मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के दायरे का विस्तार करना चाहिए। छठा, वास्तविक समय आधारित आकलन तंत्र के माध्यम से इस योजना की निगरानी करना तथा सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना। सातवां, मनरेगा के तहत सृजित परिसंपत्तियों के स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करना। आठवां, मनरेगा श्रमिकों का कौशल विकास करना और महिला श्रमिकों के लिए बेहतर कार्यस्थल दशाओं को सुनिश्चित करना। नौवां, लोकपाल की नियुक्ति करना और संसद सदस्यों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। मनरेगा की बात करें तो मनरेगा एक्ट 2005 का उद्देश्य जो है एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी वाला रोजगार प्रदान करना है। इसके तहत स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य होता है। इसमें अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके तहत सूखे या प्राकृतिक आपदा वाले अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य दिवसों को बढ़ाकर 150 दिन किया जा सकता है। आगे बात करते हैं, एग्री बाजार ने परिशुद्ध कृषि प्रिसिशन फार्मिंग में मदद के लिए सुदूर संवेदन फसल मॉडल रिमोट सेंसिंग क्रॉप मॉडल की शुरुआत की है। तो देखिए, सरकार द्वारा अपने एग्री स्टैक कार्यक्रम के लिए एग्री बाजार और माइक्रोसॉफ्ट का चयन किया है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों के साथ सुदूर संवेदन फसल मॉडल साझा किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि एग्री बाजार जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृषि व्यापार मार्केट प्लेस है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को सुदूर संवेदन फसल मॉडल प्रदान करना है। इसके चलते किसानों को परिशुद्ध कृषि के तरीकों को आसानी और कुशलता से अपनाने में मदद की जा सकती है। सुदूर संवेदन फसल मॉडल के बारे में बात करने से पहले सुदूर संवेदन को देख लेते हैं। यह होती क्या है? रिमोट सेंसिंग, यह दूर से अर्थात आमतौर पर उपग्रह या विमान से किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताओं का पता लगाने और निगरानी करने की प्रक्रिया है। इसके तहत उस क्षेत्र से परावर्तित और उत्सर्जित विकिरण का मापन किया जाता है। अब बात करते हैं सुदूर संवेदन फसल मॉडल के बारे में। इस मॉडल के तहत वर्चुअल रूप में मृदा और भूमि के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। इसके लिए भू अवलोकन केंद्रों, ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पोस्ट, उपग्रहों और एयरक्राफ्ट ऑब्जर्वेशंस वायुयान द्वारा अवलोकन का उपयोग किया जाता है। यह पोषक तत्वों की कमी, जल की कमी या अधिकता, खरपतवार के प्रकोप, कीटों द्वारा नुकसान, ओलावृष्टि से नुकसान, हवा से होने वाले नुकसान, शाकनाशी से नुकसान, पादप आबादी और उनमें संबंधित रोगों की उपस्थिति आदि की विश्लेषण में मदद करता है। ऐसे विश्लेषण से प्राप्त डेटा का उपयोग कर परिशुद्ध कृषि को सहज तरीके से अपनाया जा सकता है। तथा यदि बात करें परिशुद्ध कृषि क्या होती है, तो यह कृषि प्रबंधन संबंधित एक अवधारणा है। इसके तहत प्रति इकाई भूमि की औसत उपज बढ़ाने के लिए उर्वरकों के सहित अन्य इनपुट्स को सावधानी पूर्वक सटीक मात्रा में उपयोग किया जाता है।
एग्रीस्टैक क्या है, इसकी बात करें तो एग्रीस्टैक सरकार की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड जैसी सूचनाओं के एक डिजिटल डेटा सेट का निर्माण करना है। इन डेटा सेट्स का विश्लेषण निम्नलिखित के बारे में सलाह देने के लिए किया जाएगा। किसके बारे में? बीज खरीदने के बारे में, खेती की सर्वोत्तम पद्धतियों को अपनाने में, मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करने में, कृषि ऋण के बारे में जानकारी प्रदान करने में, कृषि बीमा संबंधी जानकारी प्रदान करने में और औसत कृषि उपज में सुधार करने में। अब चलते हैं कुछ अन्य सुर्खियों की तरफ। पहला है आपका नीवा, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में, वन नेशन वन एप्लीकेशन की तरफ ये कदम है। देखिए, नीवा जो है पेपरलेस असेंबली या ई असेंबली की एक अवधारणा है, जिसमें असेंबली सभा या सदन के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों को शामिल किया जाता है। ई विधान का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया? नेवा कर दिया गया है। पहले ई विधान था, अब इसका नाम नेवा कर दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय विधानसभा या परिषद वाले सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में नीवा लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। ई विधान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल एक जो ई विधान है यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल एक मिशन मोड परियोजना रही है। नीवा का लक्ष्य देश के सभी विधानमंडलों को एक मंच पर लाना है, जिससे एक व्यापक डेटा डिपॉजिटरी का निर्माण किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा, इसकी नोडल एजेंसी क्या है? संसदीय कार्य मंत्रालय। बिहार विधान परिषद नेवा प्लेटफॉर्म पर आने वाला या जाने वाला देश का पहला सदन बन गया है। बिहार सरकार द्वारा साल 2021 के शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से पेपरलेस मोड में आयोजित किया गया था। आगे बात करते हैं यूरोपीय परिषद, काउंसिल ऑफ यूरोप की। तो देखिए, यूरोपीय परिषद ने रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण और युद्ध को लेकर परिषद से रूस को निष्कासित कर दिया है। यूरोपीय परिषद के बारे में बात करें तो यह यूरोपीय महाद्वीप का प्रमुख मानवाधिकार संगठन है। इसमें 47 सदस्य देश शामिल हैं, जिसमें से 28 यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में है। इसके बजट की बात करें तो इसका वित्त पोषण सदस्य देशों द्वारा जनसंख्या और संपत्ति के आधार पर किया जाता है। आगे बात करते हैं सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, इस योजना को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी तथा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME मिनिस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? वर्ष 2000 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सूक्ष्म और लघु उद्यम क्षेत्र को जमानत मुक्त ऋण, कोलेटरल एंड फ्री क्रेडिट उपलब्ध कराना है। इसके तहत प्रति पात्र उधारकर्ता को 2 करोड़ रुपए तक की निधि अर्थात फंड और गैर निधि आधारित में लेटर्स ऑफ क्रेडिट या साख पत्र या बैंक गारंटी आदि आते हैं, ये ऋण सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना को लागू करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज CGTMSE नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की गई थी। आगे बात करते हैं, अगला है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के बारे में, PM पोषण के बारे में। एक संसदीय समिति ने कहा है कि PM पोषण को संचालित करने हेतु आवंटित निधि का बहुत कम उपयोग हुआ है। ध्यान रखने वाली बात है कि PM पोषण योजना को मिड डे मील के स्थान पर लाया गया, मतलब जो पहले मिड डे मील योजना थी उसे अब PM पोषण कहा जाएगा। इसे अभी 5 वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है और स्कूली बच्चों के पोषण स्तर को बढ़ाया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं समग्र शिक्षा योजना के बारे में। इस योजना का उद्देश्य प्री स्कूल से लेकर के, ध्यान रखिएगा, प्री स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य SDG के अनुरूप है। इसमें यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, इसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, इन 3 योजनाओं को समाहित किया गया है। तो जो आपका ध्यान रखिएगा कि समग्र शिक्षा योजना है, इसमें 3 योजनाओं को मिला दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। इसके तहत मुख्य रूप से सार्वभौमिक पहुंच, समानता और गुणवत्ता तथा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही शिक्षक शिक्षा संस्थानों, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी मजबूत किया जाना है। इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना, PM दक्ष योजना के बारे में। ध्यान रखिए, वर्ष 2020-21 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय निम्नलिखित 3 निगमों के माध्यम से PM दक्ष योजना को लागू कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा, PM दक्ष योजना कौन लागू करता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
3 निगमों के माध्यम से। कौन निगम है? पहला है अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम। दूसरा, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, गैर अधिसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम। तीसरा, कचरा बीनने वालों के साथ साथ सफाई कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। इन 3 निगमों के माध्यम से पीएम दक्ष योजना को लागू करता है। लाभार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो इसके तहत निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण, पात्र उम्मीदवारों को वजीफा, पाठ्यक्रम पूरा करने का प्रमाण पत्र, नौकरी या स्वरोजगार के अवसर। आगे बात करते हैं वन रैंक वन पेंशन योजना की। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा है कि जिस तरह से सरकार ने पूर्व सेवा कर्मियों के बीच वन रैंक वन पेंशन योजना को शुरू किया था, उसमें कोई संवैधानिक कमी, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी नहीं है। कोश्यारी समिति ने वन रैंक वन पेंशन को एक समान पेंशन के रूप में परिभाषित किया है। इसके अनुसार एक समान रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले सशस्त्र बल के कर्मियों को एक समान पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख कुछ भी हो। इस प्रकार पेंशन दरों में कोई भी वृद्धि स्वतः पूर्व पेंशन भोगियों को हस्तांतरित हो जाएगी। आगे बात करते हैं कार्बन सीमा प्रशुल्क के बारे में, कार्बन बॉर्डर टैरिफ के बारे में। यूरोपीय संघ ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात पर विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रशुल्क लगाने का निर्णय लिया। तो ध्यान रखिए, किसने? यूरोपीय संघ ने। यह टैरिफ या प्रशुल्क स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और विद्युत के आयात पर लगाया जाएगा। किसके? स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम और विद्युत के। इस कदम का उद्देश्य कमजोर पर्यावरणीय नियमों वाले देशों में निर्मित सस्ती वस्तुओं से यूरोपीय उद्योग की रक्षा करना है। यह प्रशुल्क वर्ष 2026 तक लागू नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 2026 तक लागू नहीं होगा। हालांकि वर्ष 2023 में इसके 3 वर्षीय ट्रांजिशन फेज की शुरुआत की जाएगी। कुछ चिंताएं भी इसको लेकर के। यह एक संरक्षणवादी उपकरण बन सकता है। ऐसे में यह तथाकथित हरित संरक्षणवाद की आड़ में विदेशी प्रतिस्पर्धा से स्थानीय उद्योगों को अनुचित तरीके से संरक्षण प्रदान करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।